नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर (SOA) सर्टिफिकेट बटा पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जैविक खेती में सर्टिफिकेट COF बाप 001 जैविक खेती एक परिचय खंड 1 जैविक खेती एक सिंहावलोकन इकाई 1 जैविक खेती के सिद्धांत 1.0 उद्देश्य। इस इकाई का उद्देश्य हमको खेती विशेषकर जैविक खेती के महत्व को समझाना है। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत अन्य खेती विधियों से जैविक खेती में भेद करने एवं जैविक खेती में संलग्न उद्देश्यों एवं सिद्धांतों को समझने में आप सक्षम हो जाएंगे। 1.1 प्रस्तावना अभिरुचि के उपयोगी उत्पादों को अधिकतम स्तर तक एवं उच्च गुणवत्तायुक्त प्राप्ति हेतु पौधों, पशुओं या पक्षियों के वृद्धि चक्र में मानवीय हस्तक्षेप ही खेती है। पौधों को उगाना एवं उनकी देखभाल सस्य पालन एवं उसी प्रकार पशुओं की देखभाल पशुपालन कहलाता है। खेती कार्य हमारा अति आरंभिक क्रियाकलाप है। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ समझा जाता है। खेती कार्य संपूर्ण जनमानस का मात्र पोषण ही नहीं करता, अपितु यह हमारी 60% जनता को आजीविका भी प्रदान करता है। हमारा इतिहास, संस्कृति एवं सामुदायिक मूल्य खेती के साथ दृढ़ता के साथ जड़े हुए हैं। आज जब हम खेती के बारे में विचार करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में बड़े खेती प्रक्षेत्र, जुताई करता हुआ किसान, खेतों में पानी भरते हुए, उर्वरक या कीटनाशक का प्रयोग करते हुए, विभिन्न प्रकार के फलों से युक्त वृक्ष, खेती उत्पादों से लदे हुए ट्रैक्टर, संकर नस्ल की गायें, कुक्कुट, जल खेती, मछली एवं इसी प्रकार की अन्य चीजें आती हैं। इस विषय की एक और अत्याधुनिक छवि शंक्वाकार फ्लास्कों या परखंडलियों में छोटे पादपों, जिसे हम ऊतक संवर्धन टिश्यू कल्चर कहते हैं, अधिक उपज देने वाली किस्में, जीन संवर्धित GM फसलें, ग्रीन हाउस खेती एवं अन्य तकनीकियां जिनके द्वारा फसलों की उपज बढ़ाई जा सकती है, आदि आती हैं। इस प्रकार ये सभी क्रियाएं उत्पादन का विज्ञान समझी जाती हैं, जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने समय के साथ विकसित किया है और बढ़ती हुई जनसंख्या हेतु खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सहायता की है। 1.2 आधुनिक खेती का विज्ञान। अब हमें आधुनिक खेती के विज्ञान, जिसके द्वारा वर्तमान खेती का अत्यधिक विकास हुआ है, का परीक्षण करना चाहिए। स्वतंत्र भारत में मानव की बढ़ती हुई खाद्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु अधिक खाद्य उत्पादन की आवश्यकता हुई। खाद्य पदार्थों की इस बढ़ती हुई मांग ने भारत जैसे कई राष्ट्रों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु कई विकसित तकनीकों एवं अधिक उपज देने वाली फसलों के बीज, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों जैसी पद्धतियों को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है। खाद्यान्नों के उत्पादन बढ़ाने की इस होड़ के परिणामस्वरूप अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों आदि के प्रयोग को हम हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति का उद्देश्य प्रत्येक खेत में कम समय में अधिक खाद्यान्न उत्पादन करना है। हरित क्रांति में उर्वरकों एवं कीटनाशकों के रूप में रसायनों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। पौधों के विकास एवं वृद्धि हेतु पोषक तत्व भूमि से प्राप्त होते हैं। भूमि में 90 से अधिक तत्व पाए जाते हैं। पौधों की वृद्धि हेतु अर्नोन एवं स्टाउट, अर्नोन एंड स्टाउट द्वारा 1952 में सुझाए गए पोषक तत्वों की आवश्यकता के मानदंड के अनुसार मात्र 16 तत्वों को आवश्यक समझा गया है। इनमें से कार्बन C, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, फास्फोरस P, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg एवं सल्फर S बृहत पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इनका प्रयोग अधिक मात्रा में होता है और बचे हुए 7 तत्व लौह Fe, मैंगनीज Mn, तांबा Cu, जिंक Zn.B, मो एवं C एक सूक्ष्म पोषक या सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहलाते हैं और इनका प्रयोग काफी कम मात्रा में किया जाता है।
बहुधा कृत्रिम या खनिज उर्वरकों के रूप में प्रयोग होने के कारण बृहद पोषक तत्वों में से NPA1 के उर्वरक तत्व या प्राथमिक पोषक कहलाते हैं और CA-MgA1 द्वितीयक तत्व कहे जाते हैं। इनका प्रयोग प्राथमिक पोषक तत्वों की तुलना में काफी कम मात्रा एवं प्राथमिक पोषक तत्वों के परवर्ती किया जाता है। पौधों में उत्पन्न होने वाले रोग एवं नाशक जीवों का आक्रमण फसलों की पैदावार में एक बड़ी बाधा बटा उत्पादन कम करने वाला कारक है। रासायनिक उर्वरकों के साथ अधिक उपज देने वाली फसलों के प्रयोग ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है, क्योंकि इसके प्रयोग से पौधे अधिक गूदेदार हो जाते हैं, जिसके कारण रोग एवं कीटों को और अधिक आकर्षित करते हैं। परिणामस्वरूप रोगाणु उत्पन्न होते हैं। इन नाशक जीवों एवं रोगों पर नियंत्रण हेतु विषाक्त रासायनिक रोगाणुनाशियों बटा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। पौधों के रोग मुख्यतः रोगजनक कवकों, जीवाणुओं या विषाणुओं के कारण होते हैं, जिसका नियंत्रण रासायनिक कवकनाशियों, प्रतिजैविकी, एंटीबायोटिक्स, जीवाणुनाशियों इत्यादि द्वारा भी किया जाता है। इनमें से अधिकांश रोगाणुनाशी जैव अपघटित बायोडिग्रेडेबल होने वाले नहीं होते और इनकी प्रकृति अत्यंत विषाक्त होती है। इन रसायनों का लंबी अवधि तक एवं अधिक मात्रा में प्रयोग मानव स्वास्थ्य, मृदा एवं पर्यावरण हेतु खतरनाक होता है। आज हम जो भी उत्पादन कर रहे हैं उनमें विषाक्त रसायनों के अवशेष उपस्थित होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए काफी नुकसानदेह है। हमारे द्वारा श्वास में ली जाने वाली वायु भी स्वच्छ नहीं रह गई है, क्योंकि नुकसानदेह रसायनों के प्रयोग के परिणामस्वरूप यह भी प्रदूषित हो गई है। अम्ल वर्षा जैसी अप्रत्याशित घटनाएं भी हो रही हैं। खेतों में उपस्थित अतिरिक्त रसायन वर्षा के जल में घुलकर जल स्रोतों तक पहुंचकर जलीय जीवन को प्रभावित करते हैं। पीने हेतु प्रयुक्त होने वाले जल में भी इन रसायनों की अल्प मात्रा में उपस्थिति होती है और वे स्वास्थ्य एवं शरीर के आंतरिक अंगों को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। ऐसा अनुमान है कि भारतवर्ष में विषाक्त रसायनों के संपर्क में आने के फलस्वरूप प्रति वर्ष 20,000 से भी अधिक लोग काल के गाल में समा जाते हैं। मनुष्यों, पशुओं एवं पौधों में नित नई बीमारियों का पता चल रहा है, जिनका निराकरण करने में वैज्ञानिक अक्षम साबित हो रहे हैं। पारिस्थितिक असंतुलन एवं पर्यावरण प्रदूषण ने खेती एवं खेती उत्पाद को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसके कारण अब आवश्यकता है कि ऐसी सुधारात्मक खेती की जाए जिससे पर्यावरण को बिना कोई हानि पहुंचे समुचित मात्रा में खाद्य पदार्थ उत्पन्न हो सके। यहाँ जैविक खेती की प्रासंगिकता आती है, जो एक परंपरागत जीवनक्षम, अल्प निवेश वाली एवं पर्यावरण के अनुकूल स्वस्थ खाद्यान्न उत्पन्न करने वाली खेती है। यह वातावरण के प्रदूषण को कम करने में भी सहायक होती है एवं प्राकृतिक संसाधनों को भी मजबूती प्रदान कर सकती है। पर्यावरण के अनुकूल कृषि उत्पादन को यह सुनिश्चित करती है। 1.3 जैविक खेती का विकास बढ़ती हुई आबादी की तात्कालिक आवश्यकता को पूर्ण करने एवं खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भरता हेतु 1950 एवं 60 के दशकों में खेती मुख्यतः फसलों एवं पशुओं के उत्पादन बढ़ाने पर निर्भर थी। उस समय वैज्ञानिकों या किसानों के लिए जैविक खेती कोई महत्वपूर्ण विधा नहीं थी। 1980 दशक के आखिरी वर्षों एवं मुख्यतः 1990 के दशक में पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों के प्रति जागरूकता के परिणामस्वरूप जैविक खेती सामने आई। उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं प्रकृति के साथ अधिक तालमेल हेतु पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने वाले अन्य समूहों द्वारा कई नए संगठनों का निर्माण हुआ। इन संगठनों ने बुआई से लेकर अंतिम रूप से उपभोक्ता तक पहुंचने तक फसल उत्पादन पर नियंत्रण हेतु अपने खुद के विनिर्देशों की सूची तैयार की। यह 1990 का दशक था जब पूरे विश्व में उत्पादन बढ़ने के साथ ही उपभोक्ताओं की रुचि बढ़ने के कारण वास्तव में जैविक खेती अचानक लोकप्रिय हो गई। आज विकसित एवं विकासशील देशों में खेती को जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्म्स में परिवर्तित करने हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
खेती उत्पादन में जैविक खेती तेजी से बढ़ते हुए क्षेत्रों में से एक है एवं सुरक्षित एवं वैकल्पिक खाद्यान्न उत्पादन विधियों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें खेती के वे सभी तंत्र समाहित हैं जो पर्यावरण, सामाजिक एवं आर्थिक समृद्धता के साथ उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं। यह विधा उच्च गुणवत्ता वाले खाद्यान्न उत्पादन के साथ ही मृदा की उर्वरता का संरक्षण एवं उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने को सुनिश्चित करती है। 1 मार्च 2001 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका। वर्ष 1972 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स इफोम के गठन ने जैविक खेती के सामूहिक सिद्धांतों एवं विधियों पर विचार विमर्श एवं आचार संहिता बनाने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा प्रदान की है। इसने पूरे विश्व के उन सभी संगठनों को एक साझा मंच प्रदान किया है जो जैविक उत्पादन, प्रमाणीकरण, शोध, शिक्षा एवं उन्नति के कार्यों में संलग्न हैं। इसके विनिर्देश एवं मानक बोधक हैं एवं जैविक उत्पादों के उत्पादन एवं संसाधन में कलात्मकतावस्था के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की है कि जैविक विधि द्वारा उत्पादित खाद्यान्नों के उत्पादन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को उपभोक्ता संरक्षण एवं व्यापारिक सुगमता हेतु महत्वपूर्ण समझा जाए। FAO एवं WHO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न मानकों हेतु संयुक्त रूप से गठित संस्था कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने जैविकीय विधि द्वारा उत्पादित खाद्यान्नों के उत्पादन, संशोधन, लेबलिंग एवं व्यापार हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों के अंतर्गत समान निर्णयों हेतु कोडेक्स के दिशानिर्देश महत्वपूर्ण हैं। 1.4 जैविक खेती क्या है? जैविक, ऑर्गेनिक शब्द का अर्थ जीवित, लिविंग, मृदा के अनुकूल या वनस्पति या जंतु मूल का होता है। यह रासायनिक निवेशों वाली खेती से बिल्कुल अलग है। यह उत्पादों को भी, जो खेती, हस्तन, हैंडलिंग, संरक्षण एवं व्यापारिक गतिविधियों के समय कुछ मानदंड एवं मानकों के अनुरूप उत्पादित होते हैं, प्रदर्शित करता है। इसको प्रमाणित करने हेतु एक प्रमाणीकरण निगम होता है। कभी कभी जैविक खेती के स्थान पर जैविक कृषि उक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। इन उक्तियों के भावार्थ में कोई अंतर नहीं है। सामान्यतया लोग समझते हैं कि यह इस प्रकार की खेती है जो जैविक खादों, प्राकृतिक निवेशों एवं पौधों से प्राप्त रोगनाशियों के प्रयोग पर आधारित है। दूसरे लोगों के लिए यह ऐसी खेती व्यवस्था है जो जीवित जीवों के विचारों एवं सिद्धांतों के नियम का पालन करती है, जिसमें सभी तत्व मृदा, जल, वायु, पादप, पशु, किसान आदि एक दूसरे से भलीभांति जुड़े हुए हैं। जैविक खेती खेती की उन सभी उत्पादन विधियों को समाहित किए होती है जो पर्यावरण, सामाजिक एवं आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करने वाली होती हैं। यह स्थानीय मृदा की उर्वरता को सफल उत्पादन की कुंजी समझती है। पौधों, पशुओं एवं खेतों की प्राकृतिक क्षमता को बरकरार रखते हुए इसका उद्देश्य खेती एवं पर्यावरण को सभी प्रकार से अनुकूलतम परिणाम देने वाला बनाना है। इस प्रकार जैविक खेती पर्यावरण के अनुकूल एवं प्रतिपालन योग्य खेती उत्पादन में सहायता प्रदान करती है। 1 अप्रैल 2001 जैविक खेती की परिभाषाएं। जैविक खेती टर्म के नामकरण का श्रेय लॉर्ड नॉर्थबोर्न को जाता है। इस टर्म की व्युत्पत्ति खेती, जीवित जीव की तरह की अवधारणा से हुई है, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी 1940 में लिखित पुस्तक लुक टू लैंड में दिया है। उन्होंने जैविक खेती की व्याख्या करते हुए इसे खेती का समग्रतात्मक एवं पर्यावरण की दृष्टि से संतुलित दृष्टिकोण बताया है। जैविक टर्म सर्वोत्तम सोच है जो प्रयुक्त हुए निवेशों की तरफ ही संदर्भित नहीं करता, बल्कि खेत की अवधारणा एक जीव के समान करता है, जिसमें सभी घटक मृदा, खनिज, जैविक पदार्थ, सूक्ष्म जीव, कीट, पौधे,
पशु एवं मानव संपूर्ण चराचर को स्थायी, स्वनियंत्रित एवं सुसंगत बनाने हेतु मेलमिलाप करते हैं। विभिन्न देशों के विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त निवेशों के आधार पर जैविक खेती की अवधारणा को परिभाषित करने हेतु हम कोडेक्स एलिमेंटेरियस द्वारा विकसित परिभाषा को संदर्भित कर सकते हैं। कोडेक्स के अनुसार जैविक खेती एक समग्रतात्मक उत्पादन प्रबंधन व्यवस्था है जो खेती पारिस्थितिकी तंत्र के साथ ही जैव विविधता, जैविक चक्र एवं मृदा जैविक क्रियाकलाप की मजबूती को प्रोत्साहित करने के साथ उसे बढ़ाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्षेत्रीय स्थितियां स्थानीय रूप से अपनाई गई विधियों को पसंद करती हैं, यह खेती में उपलब्ध निवेशों की तुलना में प्रबंधन अभ्यासों पर अधिक बल देती है। जहां तक संभव हो, कृत्रिम वस्तुओं के स्थान पर सांस्कृतिक, जैविक एवं यांत्रिक विधियों को अपनाकर इसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। जैविक खेती गतिविधियों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट सिफोम के अनुसार जैविक खेती खेती की वह पद्धति है जो खाद्यान्न, तंतु एवं काष्ठ उत्पादन, समृद्ध पर्यावरण व मजबूत अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करती है। इस पद्धति में मृदा की उर्वरता को सफल उत्पादन की कुंजी समझा जाता है। वनस्पतियों, पशुओं एवं खेत में कार्य करते हुए जैविक खेती करने वाले किसान का उद्देश्य खेती एवं पर्यावरण के सभी पहलुओं के गुणों को अनुकूलतम बनाना है। द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर USDA ने जैविक खेती की परिभाषा इस प्रकार दी है: एक पारिस्थितिक उत्पादन पद्धति जो जैव विविधता, जैविक चक्र एवं मृदा जैविक क्रियाकलाप को प्रोत्साहित एवं समृद्ध करती है। यह कृषि प्रक्षेत्रों के बाहर की वस्तुओं के कम से कम निवेश पर आधारित है और उन प्रबंधन अभ्यासों पर अधिक निर्भर होती है जो पारिस्थितिकी सद्भावना का संरक्षण, अनुरक्षण एवं उसे समृद्ध करे। धारणात्मक रूप से ये सभी पहलू एवं आयाम जैविक खेती में सामंजस्यपूर्ण एकीकृत हैं और इसे परिचालनीय ढंग से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: व्यवस्था एवं कार्यशीलता समन्वित एवं संतुलित खेती व्यवस्था जो सर्वोत्तम उत्पादन एवं प्रचुर स्वपुनर्जनन को संभव बनाए। 1.5 जैविक खेती की अवधारणा। जैविक खेती की अवधारणा इससे संबंधित पक्षों जैसे जैविक अवधारणा, समग्रतात्मक अवधारणा, जीवित मृदा अवधारणा एवं स्वस्थ पादप अवधारणा पर आधारित है, जहां प्रकृति को मात्र एक व्यक्तिगत तत्व से अधिक समझा जाता है। खेती की इस व्यवस्था में मृदा, पादप, मनुष्य, पशु, पारिस्थितिकी तंत्र एवं पर्यावरण के मध्य गतिशील अन्योन्य क्रिया होती है। यह अधिक श्रृंखलाबद्ध क्रिया आधारित खेती दृष्टिकोण है जिसमें उत्पाद की गुणवत्ता को अधिक महत्व दिया जाता है। किसानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान खेती फार्मों को जैविक खेती फार्मों में परिवर्तित करें। जैविक खेती हेतु प्रतिज्ञ एक किसान को इसके विस्तृत क्षेत्र जिनमें निम्न अवधारणाएं समाहित हैं की समझ रखनी चाहिए। 1 मई 2001 जैविक अवधारणा। जैविक शब्द केवल प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों, उर्वरक, अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज, श्रम इत्यादि से ही प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह खेती फार्म को एक जीवित जीव की तरह विचार करने को संदर्भित करता है जिसमें सभी सहायक कारक जैसे मृदा, सूक्ष्म जीव, जीवित प्राणी, पादप, पशु एवं मनुष्य आपस में मिलकर अन्योन्य क्रिया द्वारा पौधों एवं पशुओं हेतु एक स्वस्थ पर्यावरण बनाते हैं ताकि मनुष्यों हेतु स्वस्थ भोजन उपजाया एवं उत्पादित किया जा सके। एक किसान द्वारा उसके कृषि प्रक्षेत्र में होने वाले प्रत्येक कार्य का मूल्यांकन पारिस्थितिकी, आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकता के साथ ही स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति जागरूकता के संदर्भ में किया जाता है। 1 मई 2002 समग्रतात्मक अवधारणा। खेती पारिस्थितिकी को खेती फार्म के संबंध में पूर्ण रूप से विचार करना समग्रतात्मक अवधारणा है। किसान जागरूक हैं कि एक क्षेत्र में उनके द्वारा किया गया क्रियाकलाप पारिस्थितिकी तंत्र को अच्छे या बुरे ढंग से प्रभावित कर सकता है। वे जैवीय चक्र एवं पशुओं, पादपों,
मृदा एवं वातावरण के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया का लाभ उठाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, स्वास्थ्य एवं दक्षता को बढ़ाने के लिए ये बुनियादी चीजें हैं। मूल रूप से जैविक किसान प्रकृति चक्र में बाधा पहुंचाने की बजाय उसके साथ तालमेल बैठाकर कार्य करने का प्रयास करता है। 1 मई 2003 सजीव मृदा अवधारणा, मृदा की उत्पादन क्षमता उसके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई होती है, जो अंततोगत्वा ह्यूमस या जैव पदार्थ अंश द्वारा प्रभावित होती है। सजीव मृदा का सबसे अधिक गतिशील घटक ह्यूमस है। मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविकीय गुणों को संवारने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फसल की कटाई के उपरांत ह्यूमस का नियमित पुनर्भरण एवं वैकल्पिक स्तर पर इसका अनुरक्षण जीवित मृदा की उत्पादकता को सतत बनाने हेतु अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई पौधों हेतु पोषक तत्वों का भंडार गृह बनने के स्थान पर ह्यूमस मृदा की संरचना को सुधारता है, मृदा के जीवन को क्रियाशील करता है, पोषक तत्वों के निक्षालन को कम करता है एवं कीटों एवं रोगों के प्रति पौधों की प्राकृतिक प्रतिरोधी क्षमता को दृढ़ बनाता है। वहीं दूसरी तरफ ह्यूमस या मृदा जैविकीय तत्वों की अनुपस्थिति में रासायनिक उर्वरक मृदा संरचना को दुर्बल बनाएगा, मृदा जीवीय को बाधित करेगा, मृदा अभिक्रिया में अवांछनीय परिवर्तन उत्पन्न करेगा एवं कीटों एवं रोगों तथा विपरीत कृषिगत वातावरण के प्रति पौधों की नैसर्गिक प्रतिरोधी क्षमता को दुर्बल करेगा। 1 मई 2004 स्वस्थ पादप अवधारणा, आधुनिक खेती में विविध और स्थानीय अनुकूलित देशी कृषिजोप जाति को अधिक उपज देने वाली किस्मों ने प्रतिस्थापित कर दिया है। चूंकि अधिक उपज देने वाली फसलों की ये किस्में संकीर्ण अनुवांशिक आधार लिए होती हैं, अतः कीटों एवं रोगों के आक्रमण से स्थानीय देशी प्रजातियों की तुलना में ये अधिक सुग्राह्य होती हैं। इसके परिणामस्वरूप कीटों एवं रोगों की दर में अत्यधिक तेजी आ गई और कीटनाशकों के प्रयोग को बढ़ाना आवश्यक हो गया। किसी विशेष प्रजाति के कीट के प्रति अधिक समय तक कीटनाशकों का प्रयोग उन कीटों में उस रसायन के प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित करने में सहायक होता है। इसके प्रयोग से अनेक प्राकृतिक परजीवभक्षी एवं परजीवी मर जाते हैं, जो जैविक कीट नियंत्रक प्रतिनिधि होते हैं। कई बार जो कीट पहले थोड़ी हानि पहुंचाते हैं, बाद में प्राकृतिक शत्रुओं की अनुपस्थिति में भारी नुकसानदेह होते हैं। इनके लिए कीट पुनरुत्थान टर्म प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार पौधों के रोगग्रसित होने पर फफूंदनाशियों के छिड़काव के प्रतिफल के रूप में हानिकारक रोगाणुओं एवं सूक्ष्म जीवों द्वारा भी प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर ली जाती है। पादप खाद्यान्न, वातावरण, मृदा, भूमिगत जल एवं अन्य जलीय प्राणियों में इन विषाक्त रसायनों के अवशेषों का उच्च स्तर पर पाया जाना कीटनाशकों के लगातार प्रयोग से जुड़ी हुई गंभीर स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय समस्या है। इस प्रकार जैविक खेती मात्र पौधों एवं पशुओं का उत्पादन ही नहीं है, अपितु इसमें विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों की गहरी समझ एवं खेतों में उपलब्ध संसाधनों एवं क्रियाओं हेतु विवेकपूर्ण प्रबंधन की आवश्यकता होती है। 1.6 जैविक खेती के सिद्धांत जैविक खेती पद्धति द्वारा विश्व को संभाव्य योगदान दे सकने को इसके सिद्धांत परिलक्षित करते हैं एवं इसके पास एक विचार है कि खेती व्यवस्था को वृहद संदर्भ में कैसे कार्य करना चाहिए। IFOM द्वारा निरूपित इसके 4 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। स्वास्थ्य का सिद्धांत, पारिस्थितिकी का सिद्धांत, निष्पक्षता का सिद्धांत, देखरेख का सिद्धांत। प्रत्येक सिद्धांत को एक वक्तव्य तदुपरांत वर्णन के साथ स्पष्ट किया गया है। इन सिद्धांतों को पूरी तौर पर प्रयोग होना है। इनकी रचना कार्य करने की प्रेरणा हेतु नैतिक सिद्धांतों के तौर पर की गई है। 1 जून 2001 स्वास्थ्य का सिद्धांत जैविक खेती को मृदा, पादप, पशु, मानव एवं ग्रह का समग्र रूप से भरण पोषण एवं उसके स्वास्थ्य को समुन्नत बनाना चाहिए। यह सिद्धांत रेखांकित करता है कि किसी व्यक्ति या समुदाय के स्वास्थ्य को पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य से अलग नहीं किया जा सकता है।
स्वस्थ मृदा स्वस्थ फसलों का उत्पादन करती है, जो पशुओं एवं मनुष्यों के स्वास्थ्य का संवर्धन करती है। जीवन तंत्र की समग्रता एवं अखंडता का आधार स्वास्थ्य ही है। यह मात्र रोगों की अनुपस्थिति से ही नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं पारिस्थितिकी तंत्र की अच्छाइयों का अनुरक्षण है। प्रतिरक्षण, प्रतिस्कंदन एवं पुनर्जीवन स्वास्थ्य की मुख्य विशिष्टताएं हैं। जैविक खेती पारिस्थितिकी तंत्र एवं जीवाणुओं के स्वास्थ्य को समृद्ध करती है। विशेष रूप से इसका अभिप्राय उच्च गुणवत्ता के पोषक खाद्यान्नों को उत्पन्न करना है, जिसकी सहायता से स्वास्थ्य की देखभाल एवं कल्याण का बचाव सुनिश्चित किया जा सके। इस दृष्टिकोण से इसमें हानिकारक उर्वरकों, कीटनाशकों, पशु की बढ़ोत्तरी वाली औषधियां एवं खाद्यान्न संयोजियों प्रयोग से बचना चाहिए, जो स्वास्थ्य हेतु हानिकारक हैं। 1 जून 2002 पारिस्थितिकी का सिद्धांत जैविक खेती को जीवित पारिस्थितिकी तंत्र एवं चक्र पर आधारित होना चाहिए। इसे पारिस्थितिकी तंत्र एवं पर्यावरण का सहायक एवं सहारा देने वाला बनाना चाहिए। यह सिद्धांत जैविक खेती को जीवित पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य आश्रय प्रदान करता है। इसके अनुसार उत्पादन को पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं एवं पुनश्चक्रण पर आधारित होना चाहिए। पोषण एवं कल्याण। विशिष्ट उत्पादन पर्यावरण की पारिस्थितिकी द्वारा प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए, फसलों के संदर्भ में जीवित मृदा, पशुओं के लिए प्रक्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र, मछलियों एवं समुद्री जंतुओं हेतु जलीय पर्यावरण ही उत्तरदायी होता है। जैविक खेती एवं पशुचारणीय तथा वन्य सस्य विधा को प्रकृति की पारिस्थितिकी चक्र एवं संतुलन के अनुरूप अवस्थित होना चाहिए। ये चक्र वैश्विक हैं, परंतु इनका क्रियान्वयन स्थानिक होता है। जैविक प्रबंधन स्थानीय स्थितियों, पारिस्थितिकी, संस्कृति एवं मात्रा के अनुरूप स्वीकृत होना चाहिए। पर्यावरण के अनुरक्षण एवं उसे समुन्नत बनाने एवं संसाधनों के संरक्षण हेतु सामग्रियों एवं ऊर्जा के पुनर्प्रयोग, पुनर्चक्रण एवं कुशल प्रबंधन द्वारा निवेशों की मात्रा घटानी चाहिए। जैविक खेती को खेती की डिजाइन, आवास की स्थापना एवं आनुवंशिक तथा खेती विविधता द्वारा पारिस्थितिकी संतुलन प्राप्त करना चाहिए। वे व्यक्ति जो इनके उत्पादन, प्रोसेसिंग, व्यापार या जैविक उत्पादों का उपभोग करते हैं, को भूभाग, जलवायु, प्राकृतिक आवास, जैव विविधता, वायु एवं जल सहित सामान्य पर्यावरण का पोषण करना चाहिए। 1 जून 2003 निष्पक्षता का सिद्धांत जैविक कृषि को पारस्परिक पर्यावरण एवं जीवन के अवसरों के संबंध में निष्पक्षता सुनिश्चित करने वाले संबंधों पर निर्मित होना चाहिए। निष्पक्षता मनुष्य एवं दूसरे अन्य जीवित प्राणियों दोनों के मध्य समानता, आदर, न्याय एवं परिचारकता की विश्व सहभागिता द्वारा अभिलक्षित होती है। यह सिद्धांत इस पर बल देता है कि जैविक कृषि में संलग्न व्यक्तियों का मानवीय संबंधों के प्रति इस प्रकार का आचार व्यवहार होना चाहिए जो सभी स्तरों एवं किसानों, श्रमिकों, उत्पादों को सुरक्षित रखने वाले वितरकों, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं सभी पक्षों के प्रति निष्पक्षता सुनिश्चित करता हो। जैविक खेती को सभी संलग्न व्यक्तियों को अच्छे प्रकार का जीवन एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ निर्धनता को कम करने वाला होना चाहिए। इसका लक्ष्य समुचित मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य एवं खाद्य उत्पाद उत्पादित करना है। यह सिद्धांत आग्रह करेगा कि पशुओं को इस प्रकार की जीवन स्थितियां एवं अवसर उपलब्ध कराना चाहिए जो उनके शरीर क्रिया, प्राकृतिक आचार एवं भलाई के अनुरूप हो। उत्पादन एवं उपभोग हेतु प्रयुक्त प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय संसाधनों का प्रबंधन इस प्रकार होना चाहिए जो सामाजिक एवं पारिस्थितिकी के अनुसार बिल्कुल उचित हो एवं आगामी पीढ़ियों के विश्वास योग्य होना चाहिए। उत्पादन, वितरण एवं व्यापार की खुली, सही और उचित तथा पर्यावरण एवं सामाजिक मूल्यों की सही कीमत निष्पक्षता सिद्धांत की आवश्यकताएं हैं। 1 जून 2004 देखरेख का सिद्धांत वर्तमान एवं आने वाली पीढ़ियों तथा वातावरण के स्वास्थ्य रक्षा एवं भलाई हेतु जैविक कृषि का प्रबंधन सावधानी पूर्वक एवं जिम्मेदारीपूर्ण होना चाहिए।
जैविक खेती एक जीवंत एवं गतिशील पद्धति है जो आंतरिक एवं बाह्य आवश्यकताओं एवं स्थितियों के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया प्रदर्शित करती है। जैविक खेती पद्धति अपनाने वाले किसान कार्यकुशलता एवं उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, परंतु यह स्वास्थ्य के प्रति खतरे एवं कुशलता को जोखिम में डालकर नहीं होना चाहिए। फलस्वरूप नई तकनीकियों के मूल्यांकन एवं वर्तमान विधियों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। पारिस्थितिकी तंत्र एवं खेती से दोहन हेतु इनके बारे में भली भांति जानकारी होना अति आवश्यक है। यह सिद्धांत भी कहता है कि जैविक कृषि में प्रबंधन, विकास एवं प्रौद्योगिकी चुनाव हेतु सावधानी एवं उत्तरदायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू हैं। विज्ञान यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है कि जैविक कृषि स्वस्थ, सुरक्षित एवं मजबूत पारिस्थितिकी रूप से उत्तम हो, हालांकि मात्र वैज्ञानिक ज्ञान ही इसके लिए समुचित नहीं है। कार्यशील अनुभव, संचित विवेक एवं समय के साथ परीक्षित पारंपरिक तथा स्वदेशी ज्ञान इसके मान्य हल हैं। उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाकर एवं जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी बेतुकी बातों का बहिष्कार करके जैविक खेती को बड़े खतरों से बचाव करना चाहिए। निर्णय पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण होने चाहिए तथा जो इससे प्रभावित हो सकने वालों सभी का महत्व एवं उनकी आवश्यकता प्रदर्शित होनी चाहिए। 1.7 सारांश, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के मुद्दों पर वैश्विक जागरूकता एवं कृषि उत्पादन के संबंध में गुणवत्ता एवं टिकाऊपन ने हमारा ध्यान जैविक खेती पर केंद्रित किया है। परंपरागत खेती से लेकर उन्नत वैज्ञानिक कृषि पद्धति तक जैविक खेती की धारणाएं एवं सिद्धांत भलीभांति वर्णित एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत हैं। जैविक खेती अब हमारे आसपास की वायु, जल एवं मृदा को प्रदूषण मुक्त सुनिश्चित करने, पर्यावरण को वर्तमान एवं आगामी पीढ़ियों हेतु सुरक्षित रखने हेतु उपयुक्त समझी जाती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।